वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई एंड मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। इससे पहले हम मीनिंग कर चुके हैं मनी का, उसके फंक्शंस कर चुके हैं, फॉर्म्स देख चुके हैं मनी के। आज हम देखने वाले हैं कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कौन कौन से होते हैं। ओल्ड मेजर्स देखेंगे हम M1, M2, M3, M4 और न्यू मेजर्स भी देखने वाले हैं M0, M1, M2 और M3। तो चलते हैं इस कंप्लीट बड़े टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। मैं मनी की मीनिंग नहीं बता रहा, अब मैं बता रहा हूं आपको मनी सप्लाई की मीनिंग। द सप्लाई ऑफ मनी इज नोन एज स्टॉक ऑफ मनी, वॉल्यूम ऑफ मनी एटसेट्रा। ध्यान दे, सप्लाई ऑफ मनी को ही स्टॉक ऑफ मनी के नाम से भी जानते हैं या वॉल्यूम ऑफ मनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। ध्यान दे, सप्लाई ऑफ मनी कौन सी है? हमने पहले देखा था स्टॉक और फ्लो देखा था। तो स्टॉक और फ्लो में से मनी सप्लाई को क्या माना जाता है? सप्लाई ऑफ मनी को स्टॉक कॉन्सेप्ट माना जाता है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता। मीनिंग मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी और स्टॉक ऑफ द मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इकोनॉमी में कितना स्टॉक है मनी का, कितनी क्वांटिटी है मनी की, उसी को मनी सप्लाई कहा जाता है। ध्यान देना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्पेशल पॉइंट ऑफ टाइम पर इकोनॉमी में कितना पैसा है, कितना मनी है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, उसी को मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई इज ओनली रिलेटेड टू द मनी इन सर्कुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मनी सप्लाई में सारी की सारी मनी को काउंट नहीं किया जाता, केवल सर्कुलेशन में जो मनी होती है, ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल होती है, उसी को मनी सप्लाई माना जाता है। नॉट टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल बैंक के पास और कॉमर्शियल बैंक जो इसके प्रोडक्शन करते हैं मनी का, उनके पास जो स्टॉक है मनी का, उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई में केवल वही मनी आती है जो करंटली पब्लिक के पास ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल है। फिर आगे देखते हैं। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज्ड टू पब्लिश ओनली वन मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M और M1। भारत में क्या होता था, पहले M या M1 ही अप्रोच थी, यही कॉन्सेप्ट था मनी सप्लाई का, विच ओनली इंक्लूडेड करेंसी विद द पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। जिसमें क्या क्या थे? एक तो करेंसी विद पब्लिक था और एक डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स था, इस M या M1 में जो शुरुआत में चली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, लेटर फ्रॉम 1977 द RBI यूज्ड 4 मेजरमेंट्स M1, M2, M3, M4 ऑफ मनी सप्लाई। 1977 में RBI ने 4 मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस किया, M1, M2, M3 और M4 के नाम से, जो कि मनी सप्लाई के रूप में आप जानते हैं, आपने ये अप्रोच पढ़ी है। सब्सिक्वेंटली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द RBI इन 1999-2000, 4 न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई M0, M1, M2 एंड M3 वर डिफाइंड। ध्यान दे, अभी तक जो हम मनी सप्लाई पढ़ते आए हैं, उसके अप्रोच पढ़ते आए हैं, वो M1, M2, M3, M4 है। अभी भी बुक्स में ध्यान देना, अभी भी बुक्स में ओल्ड अप्रोच जो है, ओल्ड जो मेजरमेंट हैं मनी सप्लाई के, वो ही सिलेबस में है। लेकिन फ्यूचर में ये जल्द ही आपको M0, M1, M2, M3 के रूप में दिखने लग जाएंगे। तो जो आपका सिलेबस हो वही आप पढ़े, ठीक है? उसके अलावा और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो हम ये सारा देखने वाले हैं अभी। फिर आगे देखते हैं ओल्ड मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो ओल्ड मेजरमेंट्स कौन कौन से हैं? M1 है, M2, M3 और M4 को हम ओल्ड मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखते हैं M1 मेजरमेंट देख लेते हैं, ये क्या होता है। इट इज आल्सो नोन एज नैरो मनी और ए नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इसको नैरो मनी भी कहते हैं या मनी सप्लाई की नैरो मेजर भी इसको कहा जाता है, बिकॉज इट कवर्स ओनली 3 एलिमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मनी सप्लाई के केवल 3 एलिमेंट्स को कवर करता है, इस कारण से इसे नैरो मनी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज
लिक्विड मनी सप्लाई ड्यू टू द हाईएस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इसे लिक्विड मनी सप्लाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अगर कहीं होती है तो वो M1 में होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल कैश को लिक्विड कहा जाता है। इसलिए M1 में सारा का सारा कैश होता है जो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, इसलिए इसे लिक्विड मनी सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई मीन्स ओनली वन, M1। जब आपसे ये पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई बताइए तो सिर्फ और सिर्फ आपको M1 ही बताना है। M2, M3, M4 ये कुछ भी नहीं बताना। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई में केवल M1 के कंपोनेंट आएंगे। अब कौन कौन से कंपोनेंट है इसके वो हम देख लेते हैं, है ना, चल के आगे। तो देखिए M1 के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? C, DD, N और ODR। इट मींस इसका फॉर्मूला क्या बनता है? M1 इज इक्वल टू C प्लस DDN प्लस ODR। इसी को कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज C? C इज इक्वल टू इट इंक्लूड्स ऑल करेंसी कॉइन्स एंड नोट्स अवेलेबल विद द पब्लिक। जितना भी पब्लिक के पास नोट और कॉइन्स है सर्कुलेशन में, ठीक है, उसको हम C कहते हैं। ठीक, फिर है DDN। ये DD भी लिखा हो सकता है बुक्स में, ध्यान दें, ये जो मैंने DDN लिखा है ये DD भी लिखा हो सकता है, ODR की जगह OD भी लिखा हो सकता है, डजंट मैटर, ये वही है ना। तो DDN का मतलब क्या है? N का मतलब है नेट, DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट। तो नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट विद बैंक्स। तो DDN का मतलब क्या है? जितना भी बैंकों में करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट है, नेट डिमांड डिपॉजिट है, उसी को हम DDN के नाम से जानते हैं। इंपोर्टेंट मोस्ट क्या? इंटर बैंकिंग क्लेम्स। क्या होते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम्स? क्लेम्स ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर। एक बैंक का दूसरे बैंक के अगेंस्ट में जो क्लेम होता है उसे इंटर बैंकिंग क्लेम्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मुझे चेक दिया ICI का 10,000 रुपए का, मेरा खाता है SBI में, मैंने SBI में वो ICICI का चेक लगाया, तो SBI का क्या हो गया? क्लेम हो गया ICICI पर 10,000 रुपए का, ठीक है ना। इसी को इंटर बैंकिंग क्लेम्स कहते हैं। आर नॉट पार्ट ऑफ द नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल। इंटर बैंकिंग क्लेम्स को नेट डिमांड डिपॉजिट का पार्ट नहीं माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बात, इंटर बैंकिंग क्लेम्स को नेट डिमांड डिपॉजिट का पार्ट नहीं माना जाता है और इसीलिए इंटर बैंकिंग क्लेम्स को DDN में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि DDN में हमने क्या लिया है? नेट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। फिर आगे है व्हाइल द ग्रोस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स इंटर बैंकिंग क्लेम्स। केवल जो ग्रोस डिमांड डिपॉजिट होती है उसमें इंटर बैंकिंग क्लेम्स को इंक्लूड किया जाता है, नेट डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब ODR देख लेते हैं। OD का मतलब है अदर डिपॉजिट्स, R का मतलब है रिजर्व बैंक के पास, ठीक है। अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग डिमांड डिपॉजिट्स विद द RBI फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लाइक NABARD, फॉरेन गवर्नमेंट्स, other central banks of the world, the International Monetary Fund IMF and the World Bank, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? जितनी भी अदर डिपॉजिट्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, कौन कौन सी हो सकती है? नाबार्ड की हो सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट्स की हो सकती है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक्स है उनका हो सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा हो सकता है, वर्ल्ड बैंक का पैसा हो सकता है, तो ये ODR में काउंट किया जाएगा। बट डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड द बैंक्स ऑफ द कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। सबसे इंपॉर्टेंट, इस ODR में हमने पूरी दुनिया का जितना भी पूरा वर्ल्ड है उसका सबका जितना भी पैसा आ रहा है RBI के पास वो सब इंक्लूड किया है, लेकिन खुद की गवर्नमेंट का पैसा और खुद के बैंक्स का पैसा जो उनके पास है स्टॉक के रूप में, हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है। उनके पास जो डिपॉजिट्स है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एंड बैंक्स ऑफ द कंट्री के पास, उसको हम यहां इंक्लूड ODR में नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, अब M2 मेजरमेंट देख लेते हैं, ये क्या होता है। M2 इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई कंपेयर टू M1। M1 की तुलना में M1 से अगर कंपेयर करेंगे तो M2 क्या है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का। बिसाइड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ M1 इट आल्सो इंक्लूड्स सेविंग्स ऑफ द पीपल विद द पोस्ट ऑफिस। क्योंकि इसमें M1 के कंपोनेंट तो आते ही हैं, साथ में इसमें
पोस्ट ऑफिस का कंपोनेंट भी जुड़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं M2 इज इक्वल टू M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है उसमें जितनी भी डिपॉजिट्स हैं अगर वो M1 में इंक्लूड कर दी जाए तो वो M2 हो जाती है। तो M2 का अगर हम फॉर्मूला फिर से अगर इसको चेंज करें तो क्या बन जाएगा, M2 इज इक्वल टू M1 का कितना है वैल्यू C प्लस DDN प्लस ODR प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। इस तरीके से बनेगा इसका फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, M3 मेजरमेंट देख लेते हैं। द मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इज M3। सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का तो वो है M3। इट इज आल्सो नोन एज ब्रॉड मनी, इसी को ब्रॉड मनी के नाम से भी जाना जाता है और एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। इसी को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज एंड ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है। तो M3 का फॉर्मूला क्या है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। ध्यान देना ये कौन सी डिपॉजिट्स है, टाइम डिपॉजिट्स, जिसको हम FD के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, टर्म डिपॉजिट्स के नाम से भी जानते हैं। तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक के पास जितनी भी नेट टाइम डिपॉजिट है उसको अगर M1 में इंक्लूड कर दिया जाए तो M3 आ जाता है। तो M3 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C प्लस DDN प्लस ODR प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं M4 मेजरमेंट। M4 में देख लेते हैं, M4 का फॉर्मूला क्या है, M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो डिपॉजिट्स हैं उनको छोड़कर पोस्ट ऑफिस के पास जितनी भी डिपॉजिट्स है, ध्यान रखना टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस वो सारी की सारी अगर हम M3 में इंक्लूड कर देंगे तो वो M4 हो जाएगी। बस इस डिपॉजिट में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं किया जाता। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, ये कैसे खरीदे जाते हैं, उन सबके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल पर, उस पर जरूर देखें। इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई बट हैज द लीस्ट लिक्विडिटी। M4 में क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है ये मनी सप्लाई की, जो सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है तो वो है M4। और सबसे कम लिक्विडिटी कहां होती है, M4 में ही होती है। तो देखो लिक्विडिटी के हिसाब से देखें तो M1 इज ग्रेटर देन, M2 इज ग्रेटर देन, M3 इज ग्रेटर देन M4। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कहां होती है, M1 में, सबसे कम कहां होती है, M4 में। और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देखेंगे, M1 सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा M2 होता है, फिर उससे बड़ा M3 और M4 को सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है। यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, M3 को ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है, हालांकि उससे भी ब्रॉड मनी M4 होती है, लेकिन M3 को ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है, जबकि M1 को नैरो मनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर रखना। फिर आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम न्यू मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। न्यू मेजरमेंट्स में कुछ चेंज हुआ है, M0, M1, M2, M3। ये M2, M3 एक जैसे नहीं है, अभी मैं क्लियर कर देता हूं ये क्या चीज है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं M0 मेजरमेंट, जिसे NM0 के नाम से भी जाना जाता है। RBI M0 को ही NM0 का नाम भी देता है, तो कहीं अगर NM0 लिखा हुआ हो तो उसका मतलब है M0। इट इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस ऑफ इकोनॉमी, बेस मनी एटसेट्रा। इस M0 को ही हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, रिजर्व मनी भी कहते हैं, मॉनेटरी बेस ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं, बेस मनी भी कहते हैं। द हाई पावर्ड मनी refers to the total liability of the monetary authority of the country. In India, it is the liability of RBI and Government of India. RBI और Government of India के पास जितनी भी टोटल लाइबिलिटी है, ठीक है, उसी को हाई पावर्ड मनी के नाम से जाना जाता है। इट इज द करेंसी इश्यूड बाय RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इकोनॉमी। अगर इसको दूसरे रूप में देखें, एक तरह से लाइबिलिटी है, दूसरी तरफ जितने भी गवर्नमेंट ने और RBI ने करेंसी इशू की है वो सारी की सारी करेंसी M0 है। इट इज द बेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एंड क्रिएशन ऑफ द मनी सप्लाई। और यही बेस है, किसका बेस है, बैंक डिपॉजिट्स का भी बेस है, क्योंकि जब गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, RBI इशू करेगा करेंसी को, तभी तो डिपॉजिट के लिए आएगा बैंक्स में।
तो इसीलिए इसको बेस कहा जाता है। किसका? बैंक डिपॉजिट का भी बेस है, और जो कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, उसका भी ये बेस होता है। द सप्लाई ऑफ मनी वेरीज डायरेक्टली विद चेंज इन द मॉनेटरी बेस, और इसी कारण मॉनेटरी बेस में चेंज होने के साथ ही सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फिर नेक्स्ट है M0 ही चल रहा है अभी हमारा। M0 का फॉर्मूला देख लेते हैं, M0 मेजरमेंट का। M0 इज इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन, ध्यान रखना, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसी का सेकंड फॉर्मूला है M0 इज इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन को हमने C माना है, कॉइन्स एंड नोट्स विद पब्लिक, जो आपका M1 में C है ना, वो यही है, कॉइन्स एंड नोट्स विद पब्लिक प्लस CRR, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब ऐसी डिपॉजिट जो आरबीआई के पास कराता है कॉमर्शियल बैंक, तो वो क्या होता है? CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, प्लस ER, एक्सेस रिजर्व विद आरबीआई। ठीक है, एक्सेस रिजर्व विद आरबीआई को ER नाम दिया। M0 इज इक्वल टू, फिर अगेन एक और फॉर्मूला इसका, नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट प्लस आरबीआई क्रेडिट टू द कॉमर्शियल सेक्टर प्लस आरबीआई क्लेम्स ऑन बैंक्स प्लस आरबीआई नेट फॉरेन असेट्स प्लस गवर्नमेंट्स करेंसी लाइबिलिटी टू द पब्लिक माइनस आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज। इस तरह से इसका फॉर्मूला है, जिसमें सबसे अच्छे फॉर्मूले ये दो हैं, M0 नंबर 1 और नंबर 2 का फॉर्मूला। ये आसान रहेगा आपके लिए, ये सेकंड वाला दौर भी आसान है, C प्लस CRR प्लस ER। ठीक है, C प्लस CRR प्लस ER। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब M1 देख लेते हैं, M1 मेजरमेंट। देयर इज नो चेंज इन M1 इन द न्यू सिस्टम, ओल्ड M1 इज न्यू M1। तो M1 जो पुरानी वाली M1 थी वही अब भी नई वाली M1 है। M1 का कॉन्सेप्ट वही का वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, वही है। क्या था? M1 इज इक्वल टू C प्लस DDN प्लस ODR था, तो ये अभी भी यही है। ठीक है ना, M1 को छोड़कर बाकी सब कुछ बदल गया है। फिर आते हैं अब हम M2 पर, मेजरमेंट जिसे NM2 का नाम दिया जाता है। देयर इज चेंज इन M2 इन द न्यू सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा M2 में चेंज हुआ है। क्या है इसका फॉर्मूला M2 का? M2 इज इक्वल टू M1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट, जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनके पास जितनी भी शॉर्ट टर्म की टाइम डिपॉजिट है उसको इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग एंड अप टू द कॉन्ट्रेक्चुअल मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर तक की जितनी भी मेच्योरिटी वाली है सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर आगे है M3 मेजरमेंट को NM3 भी कहते हैं। देयर इज चेंज इन M3 इन द न्यू सिस्टम, M3 में भी चेंज हुआ है, M1 को छोड़कर सारा कॉन्सेप्ट बदल गया है। M3 का फॉर्मूला क्या है? M2 प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स प्लस कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओल्ड मेजर्स भी मैंने क्लियर कर दिए, न्यू मेजर्स भी क्लियर कर दिए हैं। फ्यूचर में जल्दी आपको ये सारे न्यू मेजर्स दिखने लगेंगे। अभी हो सकता है आपके कुछ बुक्स में कुछ लेवल पे आपको M1, M2, M3, M4 दिखे और कुछ लेवल पर आपको M0, M1, M2, M3 दिखे। तो जैसा भी आपका सिलेबस हो उसके अनुसार इसको प्रिपेयर कर लेना। ये वाला सिंबल हमारा किसका है? रुपीस का सिंबल है, और ये हमारे आरबीआई का लोगो है। ठीक है, इसके संबंध में मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जरूर देखें, जिसमें मैंने इनके बारे में छोटी छोटी ब्रीफ जानकारी दी हुई है। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।